हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने परिवार दीक्षित एजुकेशन अड्डा पर। दोस्तों एक बार फिर हाजिर हो चुका हूं लेकर आप सभी के लिए एकदम लल्लन टॉप क्लास। 13 मार्च के एसएससी सीएचएसएल की परीक्षा की शिफ्टों में आपसे क्या क्या पूछा गया और आने वाली शिफ्ट में आपको क्या पढ़कर जाना है उसका एक सटीक विश्लेषण करने वाले हैं इस क्लास के अंदर। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्लास होगी, सारे पॉइंट को आप नोट करके रखिएगा। आने वाली शिफ्टों में आप औरों से 10 से 15 नंबर ज़्यादा करने वाले हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल बताने वाला हूँ इस शिफ्ट के अंदर। आइए शुरू करते हैं आज की क्लास। देखते हैं अपना पहला सवाल है। हमसे दोस्तों पहला सवाल पूछा गया कि सीएजी कंप्ट्रोलर ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया इससे संबंधित अनुच्छेद कौन सा है। तो मैंने आपको कई बार नोट कराया था इससे संबंधित अनुच्छेद कौन सा है। अनुच्छेद 148 है। आपका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब होगा। दोस्तों वर्तमान में हमारे सीएजी कौन है तो आपको याद होगा गिरीश चंद्र मुर्मू। कौन है? गिरीश चंद्र मुर्मू, ये हमारे वर्तमान में सीएजी हैं। और दोस्तों पहले सीएजी कौन थे? भारत के फर्स्ट सीएजी, ये भी महत्वपूर्ण रहेगा, नरहरि राव। इसको भी आप नोट कर लें, ये सवाल भी महत्वपूर्ण है आपकी परीक्षा के लिए। बात करते हैं अनुच्छेद 124, मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल। ये किससे संबंधित है? ये सुप्रीम कोर्ट से संबंधित है। सुप्रीम कोर्ट का दोस्तों न्यायालय कैसा होगा, उसमें कितने न्यायाधीश होंगे, उनकी नियुक्ति कैसे होगी, ये सब इसका उल्लेख किसके अंदर है? अनुच्छेद 124 में। और अनुच्छेद 129 इसमें क्या लिखा हुआ है कि सुप्रीम कोर्ट एक अभिलेख न्यायालय होगा। सुप्रीम कोर्ट एक अभिलेख न्यायालय है। ये किस अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 129 में। और दोस्तों सुप्रीम कोर्ट मौलिक अधिकार के उल्लंघन होने पर कितने प्रकार की रिट जारी करता है? 5 प्रकार की रिट जारी करता है। और किस आर्टिकल के तहत करता है? आर्टिकल 32 के तहत करता है। संवैधानिक उपचारों का अधिकार इसके संबंधित है, आर्टिकल 32। इतनी बातें आपको याद रखनी है। दोस्तों अनुच्छेद 226 इसमें क्या है तो आपको याद रखना है, अगर मौलिक अधिकारों का उल्लंघन होता है तो हाई कोर्ट कितने प्रकार की रिट जारी करता है? 6 प्रकार की रिट जारी करता है। अगर आपसे पूछा जाए कि किस अनुच्छेद के तहत करता है तो अनुच्छेद 226 के तहत करता है। दोस्तों हाई कोर्ट से संबंधित अनुच्छेद 214, अनुच्छेद 214 इसका उल्लेख इसमें क्या है? हाई कोर्ट है। और हाई कोर्ट एक अभिलेख न्यायालय है, अनुच्छेद 215। इस बात को भी आप ध्यान में रखें। दोस्तों सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट मैंने आपको पूरा नोट करा दिया, इसको आप नोट करके रखें। एक ना एक सवाल आपकी आने वाली शिफ्ट में आपसे पूछा जाएगा। आइए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। हमसे अगला प्रश्न पूछा गया कि 2014 में किस खिलाड़ी को भारत रत्न प्राप्त हुआ था? महेंद्र सिंह धोनी को, सचिन तेंदुलकर को, वीरेंद्र सहवाग को, कपिल देव को। दोस्तों इसका आंसर आप सबको पता होगा, किसको मिला था 2014 में? सचिन तेंदुलकर को, जिसको दोस्तों क्रिकेट का भगवान कहा जाता है। इसको आप ध्यान में रखें। दोस्तों खेल विशेषांक से आपके परीक्षा में 3 से 4 सवाल पूछे गए हैं। मैंने कल उसका वीडियो अपलोड किया है, आप उस वीडियो को जरूर देख के जाएं। 100% उस क्लास से आपकी परीक्षा में 2 से 3 सवाल हर शिफ्ट में पूछे जाने वाले हैं। आइए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। दोस्तों ये देखिए, रणजी ट्रॉफी 2021-22 का विजेता कौन बना? कल की क्लास में ये सवाल मैंने कराया था, आज आपकी परीक्षा में हूबहू सवाल पूछा गया है। सौराष्ट्र बना है, मध्य प्रदेश बना है, केरल बना है, हिमाचल प्रदेश बना है। तो दोस्तों आपको याद रखना है रणजी ट्रॉफी 2021-22 इसका विजेता कौन बना है? ये मध्य प्रदेश बना है। आपका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब होगा, इसको आप नोट कर लें। लेकिन किसको हराकर बना है, यानी कि उप विजेता कौन है? उप विजेता तो आपको ध्यान में रखना है, ये मुंबई को हराकर बना है। मुंबई को हराकर बना है कौन? मध्य प्रदेश। दोस्तों ये क्यों महत्वपूर्ण है? क्योंकि दोस्तों आपको बता दें 41वीं बार चैंपियन रह चुकी है कौन? मुंबई। और दोस्तों 41वीं बार चैंपियन को हराकर मध्य प्रदेश रणजी ट्रॉफी 2021-22 का विजेता बना था। अगर दोस्तों आपसे रणजी ट्रॉफी 2023 पूछा जाता, 2023, तो आपका आंसर क्या होता? सौराष्ट्र। इसको भी आप ध्यान रखें। लेकिन आपसे 21-22 पूछा गया है। दोस्तों केरल ने 2022 की, अगर आपसे कहा जाए 2022 की संतोष ट्रॉफी, 2022 की संतोष ट्रॉफी का विजेता कौन है? ये केरल बना था। इसको भी आप ध्यान में रखें। किसको हराया था? पश्चिम बंगाल को हराया था। आपको याद होगा कौन से क्रम की थी? ये 75वें क्रम की थी। आपको ये भी नोट कर लेना है। दोस्तों हिमाचल प्रदेश आप याद करके रखिएगा, महिला आइस हॉकी चैंपियनशिप, इसका आयोजन दोस्तों कहाँ हुआ? हिमाचल प्रदेश। इसको भी आप थोड़ा याद रखें, ये प्रश्न भी आपसे परीक्षा में बन सकता है। आइए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर।
दोस्तों हमसे अगला सवाल पूछा गया कि फिल्म फेयर अवार्ड 2022 में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता किसे चुना गया। मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल था, आज आपकी परीक्षा में पूछा गया है। अजय देवगन, रणवीर सिंह, सूर्या, विकी कौशल। तो आपको याद करके रखना है फिल्म फेयर अवार्ड 2022, इसमें सर्वश्रेष्ठ अभिनेता किसको चुना गया? रणवीर सिंह। आपका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब होगा। दोस्तों यहां से आपको और क्या याद रखना है? राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार, राष्ट्रीय फिल्म अवार्ड, राष्ट्रीय फिल्म अवार्ड 2022, इसमें दोस्तों आपको बता दें अजय देवगन को बेस्ट एक्टर का अवार्ड मिला है। किस फिल्म के लिए मिला है? तो आपको याद होगा तानाजी, तानाजी के लिए मिला है। और बेस्ट एक्टर का अवार्ड दोस्तों और किसको मिला है? सूर्या को मिला है। किस फिल्म के लिए? सोरा राई पोट्रू करके एक फिल्म है दोस्तों, इसलिए मिला है। इसको भी आप नोट कर लें। अगर दोस्तों आपसे कहा जाए राष्ट्रीय फिल्म अवार्ड 2022 में बेस्ट फीचर फिल्म का अवार्ड किसको मिला है, तो आप याद रखेंगे सोरा राई पोट्रू। अगर आपसे बेस्ट एक्टर का अवार्ड पूछा जाए तो अजय देवगन और सूर्या। कौन कौन सी फिल्में हैं? तानाजी और दोस्तों सूर्या राई पोट्रू, इसको आप ध्यान में रखें। इसके अलावा अगर आपसे बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड पूछ लिया जाए तो आप अर्पणा बाल मुरली, क्या दोस्तों नाम है इनका? अर्पणा बाल मुरली, ये दोस्तों बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड मिला है, बेस्ट अभिनेत्री का अवार्ड मिला है। इसको भी आप ध्यान में रखें। ये सब वो सवाल है, बहुत ही छुपे रुस्तम सवाल है, आपकी परीक्षा में आपको नंबर दिला के जाएंगे। आइए बढ़ते हैं अपने अगले सवाल की ओर। हमसे अगला प्रश्न पूछा गया कि FIH गोलकीपर ऑफ द ईयर 2021-22 किसे चुना गया। ये सवाल भी आज आपकी परीक्षा में पूछा गया है। सविता पूनिया को, PR सुरजेश को, सुमन गिल को, ए और बी दोनों। तो आपको याद रखना है FIH गोलकीपर ऑफ द ईयर 2021-22 किसको चुना गया? ये सविता पूनिया और PR सुरजेश, इन दोनों को चुना गया है। तो आपका सही आंसर क्या होगा? आपका ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही जवाब होगा। सुमन गिल दोस्तों बताइएगा सबसे कम उम्र में शतक लगाने वाले, सबसे कम उम्र में शतक लगाने वाले खिलाड़ी कौन बन चुके हैं? सुमन गिल। अब दोस्तों आप कमेंट करके बताएं, एक ओवर में 7 छक्के लगाने वाले, एक ओवर में यानी कि 6 गेंदों पे 7 छक्के लगाने वाले खिलाड़ी कौन है? इसका जवाब आपको कमेंट कर बताना है। बिल्कुल अभी हाल ही की न्यूज़ है, इसको आपको कमेंट कर बताना है। दोस्तों जल्दी से वीडियो को लाइक कर दें। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल वाला आइकन ध्यान से दबा लें, ताकि आने वाली सारी वीडियोज़ के अपडेट आप तक आसानी से पहुँचते रहें। आइए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। दोस्तों हमसे अगला प्रश्न पूछा गया था कि कॉमनवेल्थ गेम 2022 का आयोजन कहाँ हुआ। बहुत ही सिंपल सवाल आपसे पूछा गया था। इंग्लैंड में हुआ है, कनाडा में हुआ है, ऑस्ट्रेलिया में हुआ है, कतर में हुआ है। तो आपको याद करके रखना है कॉमनवेल्थ गेम 2022 इसका आयोजन कहाँ हुआ था। तो आप सबको पता है इंग्लैंड में हुआ है। आपका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब होगा। और इंग्लैंड में भी कहाँ पर? बर्मिंघम में हुआ था इसका आयोजन। आइए दोस्तों कुछ महत्वपूर्ण जानकारी आपको देते हैं। 2022 में कौन सा संस्करण था? ये दोस्तों 22वां संस्करण था, इसको भी आप ध्यान में रखें। इसके अंदर कुल खेल कितने थे? मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल। इसके अंदर दोस्तों खेलों की संख्या कितनी थी? 20। और दोस्तों इसके अंदर स्पर्धाएं कितनी थी? ये सब ऐसे सवाल हैं, बहुत ही छुपे रुस्तम सवाल हैं। 280 स्पर्धाएं थी। इसका शुभंकर क्या था? पैरी द बुल इसका शुभंकर था। इतनी बातें आपको याद रखनी है। हमारा भारत देश कौन से स्थान पर रहा था? चौथे स्थान पर रहा था हमारा भारत देश। और हमारे भारत देश ने कितने पदक जीते थे? कुल 61 पदक जीते थे, जिसके अंदर दोस्तों 22 गोल्ड मेडल जीते थे हमारे भारत देश ने। अगर दोस्तों आपसे और डीप करके सवाल पूछा जाएगा तो आपसे पूछा जाएगा कि भारत देश ने कितने खिलाड़ियों में दोस्तों भाग लिया था, तो आपको याद रखना है 15 खेलों में। भारत देश ने 15 खेलों में कितने खिलाड़ियों? 213 खिलाड़ियों ने भाग लिया था। 15 खेलों में 213 खिलाड़ियों ने भाग लिया था भारत की तरफ से। इतनी बातें आपको याद रखनी है। अब दोस्तों कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट मैं बोल रहा हूं, उनको आप ध्यान में रखें। इस खेल के उद्घाटन समारोह में भारतीय दल के ध्वजवाहक कौन थे? तो आपको याद रखना है PV सिंधु और मनप्रीत सिंह। और समापन कार्यक्रम के ध्वजवाहक कौन थे? तो आपको याद रखना है निखत जरीन और शरत कमल। इसको आप ध्यान में रखें, अति महत्वपूर्ण सवाल रहेगा आपकी परीक्षा को लेकर। आइए बढ़ते हैं अपने अगले सवाल की ओर। हमारा अगला प्रश्न कहता है कि कलिंग किसका पुराना नाम था। बहुत ही सिंपल सवाल आपसे पूछा गया, तो आप सबको पता है कलिंग उड़ीसा का पुराना नाम है। दोस्तों बात करते हैं असम का पुराना नाम क्या है? कामरूप। अगर दोस्तों यहां से एक सवाल और बन सकता है आपको, परम कामरूप। दोस्तों परम कामरूप सुपर कंप्यूटर किसके द्वारा विकसित किया गया है?
गुवाहाटी, आईआईटी गुवाहाटी के द्वारा परम कामरूप सुपर कंप्यूटर विकसित किया गया है। असम में दोस्तों क्या महत्वपूर्ण, देहिंग पटकाई राष्ट्रीय उद्यान, देहिंग पटकाई, देहिंग पटकाई राष्ट्रीय उद्यान। भारत का नवीनतम राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? देहिंग पटकाई राष्ट्रीय उद्यान कहां पर स्थित है? असम में स्थित है। इसके अलावा असम के दोस्तों वर्तमान में मुख्यमंत्री कौन है? कमेंट कर कर छाप कर बताएं। अब दोस्तों असम, इसका पुराना नाम क्या है? कामरूप। आईआईटी गुवाहाटी कहां पर स्थित है? तो आपको याद रखना है। तो आप परम कामरूप सुपर कंप्यूटर कहां पर विकसित किया गया है? आईआईटी गुवाहाटी में। दोस्तों उत्तराखंड में दोस्तों जो जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क, इसका नया नाम क्या हो चुका है? रामगंगा नेशनल पार्क। मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल, रामगंगा नेशनल पार्क, जिम कॉर्बेट का नया नाम। इसके अलावा तेलंगाना दोस्तों रमप्पा मंदिर, मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल, रमप्पा मंदिर कहां पर स्थित है? तेलंगाना में स्थित है। ये 39वां दोस्तों विश्व धरोहर है, इसको भी आप ध्यान में रख लें। आइए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। हमसे अगला सवाल पूछा गया कि रजिया सुल्तान की मृत्यु कब हुई? मैंने दोस्तों आपसे कहा था मुगल सल्तनत, आप रट कर जाइएगा, रोज सवाल पूछा जा रहा है आपकी परीक्षा में। आज भी आपसे पूछा गया कि रजिया सुल्तान इनकी मृत्यु कब हुई, तो आपको याद रखना है 1240। आपका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब होगा। और रजिया सुल्तान दोस्तों गद्दी पर कब बैठी थी? 1236 में। आपको मैंने कई बार नोट कराया है। दोस्तों आप मुगल सल्तनत, क्या दोस्तों? मुगल सल्तनत अच्छे से पढ़कर जाएं, 100% आपकी परीक्षा में यहां से बार बार सवाल पूछे जा रहे हैं। आइए बढ़ते हैं अपने अगले सवाल की ओर। हमसे अगला प्रश्न पूछा गया कि जल दूत ऐप किस मंत्रालय के द्वारा लॉन्च किया गया? ग्रामीण विकास मंत्रालय, पंचायती राज मंत्रालय, वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय, ए और बी दोनों। तो आपको याद रखना है जो जल दूत ऐप है किसके द्वारा लॉन्च किया गया? ग्रामीण विकास मंत्रालय और पंचायती राज मंत्रालय। तो आपका ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही जवाब होगा। बात करते हैं दोस्तों वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय। तो आपको दोस्तों एक याद रखना, 16 जनवरी इसको क्या मनाते हैं? स्टार्टअप डे। स्टार्टअप डे ये दोस्तों किस मंत्रालय के अंतर्गत आता है? तो आपको याद रखना है वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय के अंतर्गत आता है। अब इसके कमेंट में छाप कर बताएं इसके वर्तमान में मंत्री कौन है। आइए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। हमसे अगला सवाल पूछा गया है कि दोस्तों वसुंधरा मिसाइल को किसके द्वारा लॉन्च किया गया? नासा, इसरो, डीआरडीओ, रॉसकॉस्मोस। मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल है, मोस्ट इंपॉर्टेंट जानकारी दूंगा इस सवाल के माध्यम से। दोस्तों वसुंधरा मिसाइल किसके द्वारा लॉन्च की गई है? तो आपको याद रखना है ये डीआरडीओ के द्वारा लॉन्च की गई है। आपका ऑप्शन नंबर डी, सॉरी दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब होगा। दोस्तों नासा कहाँ की एजेंसी है? अमेरिका की एजेंसी है। तो आपको याद होगा इसके द्वारा दोस्तों आर्टेमिस फर्स्ट मिशन किसके द्वारा लॉन्च किया गया? नासा के द्वारा लॉन्च किया गया। इसको भी आप ध्यान में रखें। इसरो, अब दोस्तों बात करते हैं इसरो को लेकर। इसकी स्थापना कब हुई है? 15 अगस्त 1969 को इसकी स्थापना हुई है। मुख्यालय कहां पर स्थित है? बेंगलुरु में स्थित है। और इसके हेड कौन है? सोमनाथ। ये तो दोस्तों इसरो के बारे में जानकारी हो गई। डीआरडीओ इसकी स्थापना कब हुई है? तो आपको याद होगा 1 जनवरी 1958 की इसकी स्थापना हुई है। और समीर कामत, कौन? समीर कामत इसके वर्तमान में हेड है, आपको याद होगा। और इसका दोस्तों ध्येय वाक्य क्या है? वलस्यम मूलम विज्ञानम, यानी कि शक्ति का स्रोत विज्ञान है। दोस्तों रॉसकॉस्मोस ये कहाँ की एजेंसी है? रूस की एजेंसी है। इसको भी आप ध्यान में रखें। आइए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। हमसे अगला सवाल पूछा गया कि भारत की एकमात्र तैरती हुई झील कहां पर स्थित है? बहुत ही सिंपल सवाल आपसे पूछा गया है। तो आप सबको पता है भारत का एकमात्र तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? काबुल लामजाओ नेशनल पार्क, सॉरी दोस्तों लोकटक झील। ये कहां पर स्थित है? तो आपको याद होगा मणिपुर में स्थित है। आपका ऑप्शन नंबर ए लोकटक झील। ये दोस्तों प्रश्न आपसे परीक्षा में पूछा गया, इसको भी आप ध्यान में रखें। भारत की एकमात्र तैरती हुई राष्ट्रीय झील कौन सी है? लोकटक झील। अगर आपसे पूछा था भारत का एकमात्र तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? काबुल लामजाओ नेशनल पार्क। इसको आप नोट कर लें, ये प्रश्न आपकी अगली शिफ्ट के लिए महत्वपूर्ण रहेगा। दोस्तों मणिपुर से दोस्तों आपको क्या याद रखना है? कचाई लेमन फेस्टिवल। कचाई लेमन फेस्टिवल कहाँ पर? मणिपुर में। और इसके अलावा मणिपुर के वर्तमान मुख्यमंत्री कौन है? वीरेन सिंह। और विधानसभा में सीटें कितनी हैं? 60। इतनी बातें आपको याद रखनी है। दोस्तों असम के बारे में हम बात कर चुके हैं। झारखंड से आपको
पलामू टाइगर रिजर्व कहाँ पर स्थित है? तो आपको याद रखना है ये झारखंड में स्थित है। मेघालय से दोस्तों आपको 1 से 2 चीज़ें याद रखनी है। गारो खासी जयंतियाँ, ये पहाड़ियाँ ये कहाँ पर पाई जाती हैं दोस्तों? मेघालय में। और लिविंग रूट ब्रिज ये कहाँ पर स्थित है? मेघालय में। और चेरी ब्लॉसम फेस्टिवल ये कहाँ पर मनाया जाता है? मेघालय की राजधानी शिलोंग में। इतनी बातें आपको याद रखनी है। आइए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। हमसे अगला सवाल पूछा गया कि एन इरा ऑफ डार्कनेस किसकी पुस्तक है? विनोद राय की, हरीश मेहता की, शशि थरूर की, आलोक चक्रवाल की। तो आपको याद रखना है एन इरा ऑफ डार्कनेस किसकी पुस्तक है? ये दोस्तों शशि थरूर की पुस्तक है। आपका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब होगा। और दोस्तों फ्रांस का सर्वोच्च सम्मान लीजन द ऑनर अवार्ड किस दोस्तों नेता को मिला है? तो आपको याद रखना इनको ही मिला है, शशि थरूर को। कौन सा दोस्तों अवार्ड है? लीजन द ऑनर अवार्ड किसको मिला है? किस राजनेता को मिला है? शशि थरूर को। कहाँ का सर्वोच्च सम्मान है? फ्रांस का। और ये सर्वोच्च सम्मान लता मंगेशकर जी को भी दिया गया है, इस बात को भी आप याद रखें। अब ये सम्मान लता मंगेशकर जी को कब दिया गया है, किस वर्ष में? इसका जवाब कमेंट में छाप कर बताएं, मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल है। आइए दोस्तों ऑप्शंस में जितने नाम दिए हैं उनकी किताबें मैं आपको नोट कराता हूँ। जैसे कि विनोद राय, इनकी एक पुस्तक है नॉट जस्ट ए नाइट वॉचमैन, नॉट जस्ट ए नाइट वॉचमैन, ये किसकी पुस्तक है? विनोद राय की। हरीश मेहता की कौन सी है? द मैवरिक इफेक्ट, ये किसकी पुस्तक है? हरीश मेहता की। आलोक चक्रवाल की एक पुस्तक है बिरसा मुंडा जनजातीय नायक, इसको भी आप ध्यान कर लें, ये भी सवाल महत्वपूर्ण रहेगा। आइए बढ़ते हैं अपने अगले सवाल की ओर। हमसे अगला प्रश्न पूछा गया कि शहनाई में कितने स्टार्स होते हैं? 4, 5, 6, 7। दोस्तों बहुत ही अजीब व गरीब सवाल है, आप इसका आंसर नोट कर लीजिएगा, 7। आपका ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही जवाब होगा। लेकिन दोस्तों यहाँ से आपको क्या याद रखना है? जैसे कि अगर आपसे पूछा जाए सितार वादक, मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल लिखवा रहा हूँ, उनको लिख लीजिएगा। सितार वादक, तो दोस्तों सितार वादक में आपको किसका किसका नाम याद रखना है? पंडित रविशंकर, पंडित रवि शंकर, ये दोस्तों कौन है? ये सितार वादक है, इनको भी आप ध्यान में रखें। इसके अलावा अगर आपसे पूछा जाए तबला वादक, ये दोस्तों कौन है? जाकिर हुसैन, जाकिर हुसैन। इसके अलावा आपसे पूछा जाए संतूर वादक, तो दोस्तों आपको याद रखना पंडित शिव कुमार शर्मा, पंडित शिव कुमार शर्मा। और एक है भजन सोपारी, भजन सोपारी, इसको भी आपको याद रखना है। और दोस्तों शहनाई वादक कौन है? तो आपको याद रखना है शहनाई वादक बिस्मिल्लाह खां, इसको भी आप ध्यान कर लें, ये सवाल भी महत्वपूर्ण रहेगा। और पंडित भीमसेन जोशी का संबंध किस घराने से है? किराना घराना, इसको भी आप याद कर लें। अली अकबर खां, दोस्तों क्या है? अली अकबर खां, ये किससे संबंधित है? ये सरोद वादक हैं। कौन? अली अकबर खां, इसको भी आप ध्यान रख लें, ये सवाल भी महत्वपूर्ण रहेगा आपकी परीक्षाओं के लिए। जितने महत्वपूर्ण सवाल हो सकते थे मैंने आपको सारे नोट करा दिए। आइए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। हमसे अगला सवाल पूछा गया कि आर्कटिक प्रशांत महासागर से जोड़ने वाली जल संधि कौन सी है? यानी कि आर्कटिक और प्रशांत महासागर को आपस में जोड़ने वाली जल संधि कौन सी है? तो आपको याद करके रखना है बेरिंग जल संधि। आपका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट जवाब होगा, इसके ऊपर आप स्टार लगा के रखें, महत्वपूर्ण सवाल है। बात करते हैं जिब्राल्टर जल संधि, ये किसको किसको जोड़ती? भूमध्य सागर को अटलांटिक महासागर से, भूमध्य सागर को किससे जोड़ती है? अटलांटिक महासागर से, अटलांटिक महासागर से। इसके अलावा दोस्तों स्वेज नहर, ये दोस्तों किससे संबंधित है? भूमध्य सागर को लाल सागर से जोड़ती है। भूमध्य सागर को लाल सागर से जोड़ने वाली नहर कौन सी? स्वेज नहर। इसको भी आप नोट कर लें, ये सवाल भी महत्वपूर्ण रहेगा आपकी परीक्षाओं के लिए। इतने सवाल मैंने आपको बताए, सारे सवाल आपको रटे हुए होने चाहिए, कोई सा भी सवाल आपकी परीक्षा में आपसे पूछा जा सकता है। आइए बढ़ते हैं अपने अगले सवाल की ओर।
दोस्तों आज का हमारा अगला सवाल कहता है कि अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है, 1 मार्च को, 3 मार्च को, 8 मार्च को या 22 मार्च को। यह सवाल आज आपकी परीक्षा में पूछा गया। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब सेलिब्रेट किया जाता है, तो आप सबको पता है कि यह 8 मार्च को सेलिब्रेट किया जाता है। आपका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब होगा। अब आप कमेंट कर बताएं कि राष्ट्रीय महिला दिवस ये कब सेलिब्रेट किया जाता है, इसको आपको कमेंट कर बताना है। अगर आपसे पूछा जाए राष्ट्रीय बालिका दिवस ये कब सेलिब्रेट करते हैं, 24 जनवरी को सेलिब्रेट करते हैं राष्ट्रीय बालिका दिवस। अब आपको कमेंट करके बताना है कि राष्ट्रीय महिला दिवस ये कब सेलिब्रेट करते हैं। बात करते हैं 1 मार्च, इसको क्या मनाते हैं, शून्य भेदभाव दिवस। मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल, शून्य भेदभाव दिवस। इसके अलावा 3 मार्च को क्या मनाते हैं, वन्य जीव संरक्षण दिवस। वन्य जीव दिवस, इसको भी आप नोट करें। इसके अलावा 22 मार्च को क्या मनाते हैं, जल दिवस। जल दिवस, इसको भी आप ध्यान में रखें। ये सारे सवाल अति महत्वपूर्ण हैं आपकी सारी परीक्षाओं के लिए। 24 जनवरी को क्या मनाते हैं, बालिका दिवस। 8 मार्च को क्या मनाते हैं, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस। दोस्तों नोट कर लीजिएगा 13 फरवरी, कब, 13 फरवरी इसको मनाते हैं राष्ट्रीय राष्ट्रीय महिला दिवस। किसके उपलक्ष्य में, सरोजिनी नायडू जी के हैप्पी बर्थडे के उपलक्ष्य में। इसको भी आप ध्यान में रखें। आइए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। हमसे अगला सवाल पूछा गया कि चौथे खेलो इंडिया यूथ गेम का आयोजन कहाँ हुआ। ये सवाल 2 से 3 बार रिपीट हो चुका है अब तक सभी परीक्षाओं में। मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल है आपकी परीक्षाओं को देखते हुए। हरियाणा, मध्य प्रदेश, गोवा, उत्तर प्रदेश। तो दोस्तों आपको याद रखना है चौथे खेलो इंडिया यूथ गेम इसका आयोजन कहाँ हुआ था, तो आप सबको पता है पंचकुला हरियाणा में हुआ था। आपका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब होगा। इसका शुभंकर क्या था, तो आपको याद होगा धाकड़। धाकड़ इसका शुभंकर था, आपको याद होगा। दोस्तों 5वें कहाँ हुए, मध्य प्रदेश में। 5वें खेलो इंडिया यूथ गेम इसका आयोजन कहाँ हुआ है, मध्य प्रदेश के अंदर हुए हैं। मध्य प्रदेश के कितने शहरों में, 8 शहरों में हुआ है। और दोस्तों इसमें पदक तालिका में पहले स्थान पर कौन रहा है, तो आपको ये भी याद होना चाहिए, महाराष्ट्र। महाराष्ट्र इसमें पदक तालिका में पहले स्थान पर रहा है। दूसरे स्थान पर कौन रहा था, हरियाणा। और दोस्तों तीसरे स्थान पे कौन है, मध्य प्रदेश। इनका क्रम भी आप याद रखें। दोस्तों ये कौन से क्रम के हैं, ये 5वें क्रम के हुए हैं। पहला स्थान किसका है, महाराष्ट्र का, दूसरा हरियाणा, तीसरा मध्य प्रदेश। बात करते हैं गोवा। गोवा में दोस्तों क्या होगा, 37वें, कौन से, 37वें राष्ट्रीय खेल। 37वें राष्ट्रीय खेलों का आयोजन कहाँ पर होने वाला है, ये गोवा में होगा। इसको भी आप ध्यान में रखें। 36वें कहाँ हुए थे, तो आपको याद होगा गुजरात में हुए थे। शुभंकर क्या था, सावज। दोस्तों उत्तर प्रदेश, मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल है, खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स इसका आयोजन कहाँ पर होगा, उत्तर प्रदेश में होगा। और उत्तर प्रदेश में भी दोस्तों किन किन शहरों में होगा, लखनऊ, गोरखपुर और दोस्तों नोएडा। और दोस्तों ये क्या था, वाराणसी। इसको आप नोट कर लें, क्या है, लखनऊ, नोएडा, गोरखपुर और वाराणसी। इन 4 शहरों में होगा खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स। दोस्तों आपको सारे खेल मैंने नोट करा दिए, इनको आप नोट कर लें। सभी परीक्षाओं के लिए रामबाण सवाल होने वाले हैं। आइए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। हमसे अगला सवाल पूछा गया कि मराठा साम्राज्य का प्रसिद्ध शासक कौन थे। सिंपल सवाल है दोस्तों, इसका आंसर सही क्या होगा, छत्रपति शिवाजी। आपका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब होगा। मराठा साम्राज्य इसके प्रसिद्ध शासक कौन थे, छत्रपति शिवाजी। दोस्तों अगर आपसे पूछा जाए राजराज प्रथम, अगर आपसे कहा जाए राष्ट्रकूट वंश, अगर आपसे प्रश्न कहा जाए राष्ट्रकूट वंश के सबसे शक्तिशाली शासक कौन थे, राजराज प्रथम। और राष्ट्रकूट वंश का संस्थापक कौन है, दंती दुर्ग। इसको भी आप ध्यान में रखें। अगर आपसे कहा जाए राष्ट्रकूट वंश के सबसे शक्तिशाली शासक कौन है, तो आपको याद रखना है राजराज प्रथम। लेकिन प्रश्न में अगर आपसे कहा जाए राष्ट्रकूट वंश के दोस्तों संस्थापक कौन है, दंती दुर्ग। कडफिसस ये दोस्तों कौन से वंश के संस्थापक हैं, जल्दी से कमेंट करके बताएंगे आप। कडफिसस ये किस वंश के संस्थापक हैं, इसका जवाब आपको कमेंट कर बताना है। दोस्तों हर्यक वंश, हर्यक वंश इसके संस्थापक कौन है, बिंबसार। बिंबसार, इसको भी आप थोड़ा याद रखें, ये प्रश्न भी आपसे पूछा जा सकता है। आपको कमेंट करके बताना है कि कडफिसस किस वंश के संस्थापक हैं। आइए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। हजारी प्रसाद चौरसिया का संबंध किस वाद्य यंत्र से है। दोस्तों आपको मैंने कई बार इस सवाल को नोट कराया है और हूबहू आपकी परीक्षा में पूछा गया है। तो आप सबको पता है हजारी प्रसाद चौरसिया, इनका संबंध किससे है, ये बांसुरी वादक हैं। आपका ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही जवाब होगा। दोस्तों तबला वादक कौन है, जाकिर हुसैन। जाकिर हुसैन
ये नाम आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट रहेगा क्योंकि इनको 2023 में इनको पद्म विभूषण पुरस्कार दिया गया है। दोस्तों आपको बता दें, आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है कि पद्म विभूषण पुरस्कार 2023 कितने लोगों को दिया गया है? 6 लोगों को दिया गया है। उनमें से एक जाकिर हुसैन का भी नाम है, इसको भी आप नोट कर लें। संतूर वादक कौन है? तो मैंने आपको बताया था भजन सोपारी, ये कौन है? संतूर वादक हैं। और शहनाई वादक कौन है? अल्लाह रखा। मैंने ये सब चीज़ें आपको नोट करा रखी हैं। आइए बढ़ते हैं अपने अगले सवाल की ओर। दोस्तों हमसे अगला प्रश्न पूछा गया कि 1757 के प्लासी के युद्ध में अंग्रेजी सेना का नेतृत्व किसने किया? सिराजुद्दौला ने किया, रॉबर्ट क्लाइव ने किया, मीर जाफर ने किया, इनमें से कोई नहीं। तो आप सबको रटा हुआ सवाल होगा, 1757 के प्लासी के युद्ध में अंग्रेजी सेना का नेतृत्व किसने किया था? ये रॉबर्ट क्लाइव ने किया था। आपको ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब होगा। और दोस्तों आपको बता दें, सिराजुद्दौला इनकी सेना का नेतृत्व किसने किया था? मीर जाफर ने किया था। इसको भी आप ध्यान में रखें। दोस्तों आपको मैं कुछ महत्वपूर्ण टॉपिक बता देता हूं, उनको आप पढ़कर जाइएगा। 100% आने वाली शिफ्ट में आपकी परीक्षा में सवाल पूछा जाएगा। दोस्तों अगर आप पानीपत का युद्ध पढ़कर जाइएगा, तराइन का युद्ध पढ़कर जाइएगा, खानवा का युद्ध आप पढ़ लीजिएगा, बक्सर का युद्ध आपको पढ़कर जाना है, और दोस्तों कौन सा कलिंग युद्ध आपको पढ़कर जाना है। और दोस्तों जो भी महत्वपूर्ण युद्ध हैं उन सबको आप अच्छे से पढ़कर जाएं। 100% यहाँ से आपकी परीक्षा में प्रश्न बनना है हर शिफ्ट के अंदर। आइए बढ़ते हैं अपने अगले सवाल की ओर। हमसे अगला प्रश्न पूछा गया कि तमिल नववर्ष को किस नाम से जाना जाता है? नवरोज, पुथंडू या वर्सुआ पिरप्पू या वीओसी दोनों। तो आपको दोस्तों याद रखना है, जो तमिल नववर्ष होता है उसको किस नाम से जानते हैं? ये पुथंडू और वर्सुआ। यानी कि आपका ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही जवाब होगा। आपके ऑप्शन में दोस्तों या तो ये दे रखा होगा या ये दे रखा होगा। अगर ये दे रखा है तो दोस्तों यही आपके सही जवाब होंगे। दोस्तों नवरोज ये कहाँ का त्यौहार है? पारसी धर्म का त्यौहार है। ये पारसी धर्म का नववर्ष कौन सा होता है? नवरोज। इसको भी आप ध्यान में रखें। एक होता है नवरेह, ये दोस्तों कहां से? नवरेह ये कहां पर सेलिब्रेट करते हैं? जम्मू एंड कश्मीर में करते हैं। इसको भी आप ध्यान में रख लें। यह प्रश्न भी महत्वपूर्ण है आपकी परीक्षा को लेकर। आइए बढ़ते हैं अपने अगले सवाल की ओर। हमसे अगला सवाल पूछा गया कि पूर्वी घाट की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? अनाईमुड़ी, दोदा बेटा या जिंडागढ़ा या धूपगढ़? क्या होगा आपका सही जवाब? जल्दी से बताएं। दोस्तों पूर्वी घाट इसकी सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो आपको याद करके रखना है जिंडागढ़ा। आपका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट जवाब होगा। इसको आप ध्यान में रखें। बात करते हैं अनाईमुड़ी। ये दोस्तों कहां पर है? केरल में स्थित है अनाईमुड़ी। दोदा बेटा ये दोस्तों नीलगिरी की सबसे ऊंची चोटी है। नीलगिरी की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? दोदा बेटा। धूपगढ़ ये दोस्तों सतपुड़ा की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? धूपगढ़। इसको भी आप ध्यान में रखें। दोस्तों ये कुछ महत्वपूर्ण सवाल थे जो आज की शिफ्टों में आपसे पूछे गए हैं। यानी कि दोस्तों आप देख सकते हैं कि जीके जीएस करंट का लेवल आपसे ज़्यादा हार्ड नहीं पूछा जा रहा है। दोस्तों आप याद रखिएगा 2022 की करंट अफेयर आपसे पूछी जा रही है। आप 2022 की करंट अफेयर अच्छे से पढ़कर जाएं। 100% आपका एक सवाल गलत नहीं होने वाला है यहाँ से। इसको आप ध्यान रखें। और दोस्तों जीके जीएस करंट ये एक ऐसा पोर्शन होता है, इसमें से आपको सरल भी क्वेश्चन मिल सकते हैं और कठिन भी क्वेश्चन मिल सकते हैं। वो आप पर डिपेंड करता है कि आपकी तैयारी कैसी है। उम्मीद करता हूँ आज का एनालिसिस आपको पसंद आया होगा। आज की क्लास आपको अच्छी लगी होगी। अगर क्लास पसंद आई है तो क्लास को लाइक कर दें। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल वाला आइकन ध्यान से दबा लें, ताकि आने वाली सारी वीडियोज़ के अपडेट आप तक आसानी से पहुँचते रहें। मिलते हैं आने वाली अगली वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। दोस्तों अपना सपोर्ट, अपना प्रेम हमारे चैनल के साथ हमेशा यूं ही बनाकर रखें।